नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है अलोकतांत्रिक लोकतंत्र। आज हम सभी भारतवर्ष के अलोकतांत्रिक लोकतंत्र की व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ। जब भारतवर्ष आजाद हो रहा था तो भारत की आजादी की अंतिम लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, जो आंतरिक रूप से भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और बाह्य रूप से सुभाष चंद्र बोस जी आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। आंतरिक दबाव था, बाह्य रूप से सुभाष चंद्र बोस जी का दबाव था। इस वजह से अंग्रेजी हुकूमत दबाव में आई और बीच बीच में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने इस क्रांति की आग को और भड़काया, अपनी बलिदानों से लोगों को जगाया। तो आजादी के आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व को और बल प्रदान हुआ, मजबूती प्रदान हुआ। गांधी जी ने आंतरिक रूप से नेतृत्व किया, अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया, क्रांति को भड़काने में गरम दल के भगत सिंह जैसे नेताओं ने कार्य किया और बाह्य दबाव के स्वरूप में सुभाष चंद्र बोस जी ने काम किया। और इन चारों तरफा दबावों की वजह से अंग्रेजी हुकूमत स्वयं झुक गई। उसके पश्चात वह विश्व युद्ध में भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, तो उसने जाने का मार्ग चुना और जाते समय उसने भारतवर्ष का विभाजन किया। विभाजन करने से पूर्व भारतवर्ष में 4 प्रकार के समाज का नेतृत्व था, जो गांधी जी के भी पीछे खड़ा था, गरम दल के नेताओं के साथ भी खड़ा था और सुभाष चंद्र बोस के पीछे भी खड़ा था। उन 4 समाजों में पहला समाज है ब्राह्मण समाज, पंडित समाज। ब्राह्मण और पंडित समाज गांधी जी के साथ भी खड़ा था, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी खड़ा था और गरम दल के नेताओं के साथ भी खड़ा था। दूसरा मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज भी गांधी जी के साथ खड़ा था, सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा था, गरम दल के नेताओं के साथ खड़ा था। तीसरे हो गए हमारे अनुसूचित जाति दलित समाज के लोग। ये लोग भी गांधी जी के पीछे खड़ा हुए, उसके साथ ही गरम दल के नेताओं के साथ भी खड़े हुए और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी खड़े हुए। इन तीनों का महत्व था। गांधी जी आंतरिक रूप से युद्ध लड़ रहे थे, गरम दल के नेता क्रांति को जगा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जी बाह्य रूप से दबाव डाल रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत चारों तरफ से जकड़ चुकी थी। और चौथा समाज जो है वह था राजा रजवाड़ों का समाज, क्षत्रिय का समाज था। वह मुख्य रूप से आंदोलनों में फंडिंग करने का कार्य करता था। वह व्यापक रूप से आंदोलनकारियों को फंड करता था, उन्हें धन मुहैया कराता था, अपनी जमीनों को बेचकर उसके द्वारा धन जुटाता था। उसके पश्चात अन्य अपने स्रोतों से धन इकट्ठा करता था और आंदोलनकारियों को जीवित रखने का प्रयास करता था, उनके आंदोलन को तीव्र धार प्रदान करने का कार्य करता था। इस प्रकार इन सभी समाज ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन एक समाज उस समय ऐसा भी था जो आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों की चाटुकारी करता था और वह समाज था चित्तपावन ब्राह्मणों का साम्राज्य। वह मराठा साम्राज्य के लोग, जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, जिसमें चित्तपावन ब्राह्मण हो गए, उसके पश्चात सिंधिया परिवार का राजा रजवाड़ा हो गया, उसके पश्चात आपके मराठा बेल्ट के जो राजा रजवाड़े हो गए, जो मराठा साम्राज्य से स्वराज के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक, स्वराज के सिद्धांत का अर्थ क्या था? स्वराज का सिद्धांत का अर्थ था कि कोई भी शासन हो, वहां पर चाहे अंग्रेजी ही शासन करती रहे, लेकिन स्वराज होना चाहिए, हिंदू संस्कृति की बात होनी चाहिए, हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, ब्राह्मण धर्म की बात होनी चाहिए और सत्ता और सरकार ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कार्य करनी चाहिए। यही स्वराज का सिद्धांत था और इसी स्वराज के सिद्धांत के अंतर्गत चित्तपावन ब्राह्मणों के संपूर्ण समूह ने शिवाजी का समर्थन किया था और उसके बाद वो अंग्रेजों से भी यही मांग करते रहे कि आप हमारे अंतर्गत कार्य करिए, स्वराज को स्वीकार कर लीजिए तो हम आपका भी साथ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने तो किसी का नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उनको तो व्यापार करना था, व्यापारी थे, वो व्यापार किए, लूटे और चले गए। मुगलों ने कभी उनका स्वराज्य स्वीकार नहीं किया, तो मुगलों के खिलाफ उन्होंने खुद ही युद्ध किया है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने ना गांधी जी का साथ दिया है, ना ही गरम दल के नेताओं का साथ दिया है और ना ही सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिया है। और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जैसे गरम दल के नेता, सभी ने इन ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो चित्तपावन ब्राह्मण थे, जो मराठा साम्राज्य के अधीन कार्य करने वाले लोग थे, जिनका स्वराज्य का सिद्धांत था, इनके खिलाफ बयानबाजी की है। और आधिकारिक रूप से बयान है, सुभाष चंद्र बोस जी के बयान है कि ये भगवा झंडा लेकर जो लोग
चले आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, इन लोगों से बच के रहिए। ये राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको मार के भगा दीजिए। क्योंकि यही वो लोग थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, अंग्रेजों के भेदिया थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करके स्वराज्य लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी स्वराज्य आ जाए, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर ही स्वराज्य आ जाए। ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत चली जाए, उसके बाद से भारत का स्वशासन हो। स्वशासन और स्वराज्य दोनों में अंतर है। स्वराज्य का मतलब कि हिंदुत्व के अधीन सरकार का होना, और स्वशासन का मतलब कि भारतवासियों के अधीन शासन का होना। तो भारतवासियों के शासन के अधीन स्वशासन मराठा साम्राज्य के चित्पावन ब्राह्मण समाज ये सब नहीं चाहते थे, ये सब स्वराज्य चाहते थे। और स्वराज्य का सिद्धांत यह कहता है कि चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, कोई भी रहे, लेकिन हमारा वैचारिक सिद्धांत कार्य करे। और इसीलिए इन्होंने आंतरिक रूप से आंदोलन करना प्रारंभ किया, हिंदुत्व की आग भड़काना चालू किया। आग इतनी ज्यादा भड़काई कि यह आग मुस्लिम समुदाय तक पहुंच गई। जब मुस्लिम समुदाय तक पहुंची तो मुस्लिम समुदाय ने यह देखा कि गांधी जी तो एक ऐसे नेता हैं जो हिंदू समाज से आते हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। पंडित नेहरू नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी पंडित समाज से आते हैं। चारों सभी लोग हिंदू नेतृत्व वाले हैं। अगर भारत में अगला प्रधानमंत्री हिंदू समाज का होता है तो हमारी जो विरासत मुगल कालीन थी, जिसमें मुगल शासक होता था दिल्ली के गद्दी पर, वो तो खत्म हो जाएगा। अगर ये भी बैठते हैं तो ये तो फिर स्वराज्य के सिद्धांत आ जाएगा, जो कट्टर विरोधी सिद्धांत था। दो सिद्धांत मुख्य रूप से लड़ रही थी। एक सिद्धांत थी स्वराज्य की चित्पावन ब्राह्मण की सिद्धांत, और एक थी मुगलों की इस्लामिक सिद्धांत। और जो अनुसूचित जनजाति और दलित समुदाय था, ये तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, अपने हक की आवाज के लिए लड़ रहा था। इन सब परिस्थितियों में हिंदू स्वराज्य के सिद्धांत ने इस्लामिक सिद्धांत को भड़काया, इस्लामिक सिद्धांत मानने वालों को भड़काया, और वहां से जिन्ना ने उसका लाभ उठाया और भारत को दो टुकड़े में बांट दिया गया, जिसका पूरा पूरा दोष इन मराठा साम्राज्य के लोगों को जाता है। 1857 की क्रांति का जो खराब होना हुआ, असफल होना हुआ, उसका भी श्रेय इन मराठा साम्राज्य के लोगों को जाता है। सिंधिया जैसे लोगों ने धोखा दे दिया, और यही आज मराठा साम्राज्य हिंदू सभा के माध्यम से होते हुए आरएसएस बीजेपी के स्वरूप में भारतवर्ष में शासन कर रहा है। ये लोग आजादी के आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुए हैं, ये भारत में कभी भी स्वशासन नहीं चाहते थे भारतीयों की। यह लोग भारत में स्वराज्य चाहते थे, वह स्वराज्य जिसमें ब्राह्मण धर्म के अधीन शासन सत्ता कार्य करती है। और इस प्रकार के ब्राह्मण धर्म के अधीन शासन सत्ता जब कार्य करती है तो उसकी सारी संस्थाएं ब्राह्मण के अधीन भी हो जाती है। वह ब्राह्मण धर्म के अधीन हो जाती है, जो चित्पावन ब्राह्मणों का स्वराज्य का सिद्धांत है, उसके अधीन हो जाती है। कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो उनसे जुड़े नहीं थे, और आज भी बहुत सारे ऐसा ब्राह्मण समाज है जो इन बीजेपी, आरएसएस और मराठाओं के स्वराज्य की विचारधारा से मिल नहीं खाते हैं। वो आज भी भारत में गांधी के सिद्धांत को मानते हैं, गरम दल के सिद्धांत को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण उसी की तरह है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस के ब्राह्मण वही समाज है जो भारत में स्वराज्य चाहता था, स्वशासन नहीं चाहता था। यह चीजें आप सभी को स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार बनी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, और मुस्लिमों को भी बराबर का स्थान दिया गया है। सभी, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति जिनको ब्राह्मणों ने पढ़ाया, ब्राह्मणों ने बड़ा किया, ब्राह्मण से ही उनकी अंतिम शादी भी हुई थी। तो हम उनको कह लें कि ब्राह्मणों ने एक दलित बकरा समझा, बकरे को माला पहनाई और बकरे के हाथ में एक किताब दे दिया कि ले जाओ, तुम इसको प्रचार प्रसार कर दो कि अब ये किताब नया संविधान है, और उसकी सारी नीतियां, रणनीतियां ब्राह्मण समाज के अंतर्गत होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज जैसे चाहे उसको नियंत्रित कर सकता है। जब कोई दलित व्यक्ति किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करेगा तो सारा का सारा दलित समाज उसको मानेगा, उसको अपना आदर्श मानेगा। तो बकरे को माला पहनाकर ऐसा संविधान प्रस्तुत किया गया कि आज भी दलित समाज, अनुसूचित समाज, जनजाति समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसको उसके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं और कभी नहीं प्राप्त होंगे इस संविधान के अंतर्गत। यह मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि इस संविधान में बातें बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन इस संविधान के अंतर्गत न्याय अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। अनुसूचित जनजाति, मूल निवासी समाज जो पूर्व वैदिक काल का निवासी है, उसको कभी भी इस संविधान से न्याय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही हैं, उनके पीछे जो कार्य करने वाला है वो ब्राह्मण समाज है, जिसने उनको पढ़ाया, लिखाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद अपनी बेटी देकर उनको अपना दामाद भी बनाया। और जहां बीबी का दबाव पड़ता है वहां अच्छे से अच्छे लोग झुक जाते हैं। तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसीलिए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को ना अपना आदर्श मानता हूं, ना उनको सैद्धांतिक नेता मानता हूं, ना मेरे हृदय में उनके लिए कोई सम्मान है, और यह मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं।
जो व्यक्ति झुक गया मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता और ना कभी जीवन में करूंगा। ठीक है, उन्होंने अपनी बीवी के अधीन होकर क्या क्या किया होगा, इसका कोई लिखित या अलिखित घटनाक्रम नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या हो सकता है। इस संविधान के जितने संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, विधायिका, न्यायपालिका, संसद, कोई भी हो गई, आप हर जगह देखिए कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। पूरी ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण प्रभुत्व है, पूरी कोर्ट्स में ब्राह्मण प्रभुत्व है। कहां नहीं ब्राह्मण है, हर जगह है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण किया है और आज भी उन्हीं के अधीन ये सत्ता कार्य कर रही है। और ये दलित समाज इस संविधान के माध्यम से कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैं इसे अलोकतांत्रिक लोकतंत्र कहता हूं। और आज ब्राह्मण समाज जिसे चाहता है उसे कुर्सी पर बैठाता है, और यही आज का वास्तविक सत्य है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ब्राह्मण समाज का विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मण समाज जिसे चाहेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। और यह मैं लिख के दे सकता हूं। जिसके पीछे ब्राह्मण समाज खड़ा हो जाएगा वही भारतवर्ष का नेता बनेगा, वही भारतवर्ष का राजा बनेगा, वही भारतवर्ष का शासक बनेगा। ब्राह्मण समाज अपने लोगों को बहुत कम बैठाता है, दूसरों के पीछे दांव चलता है। और ये मोदी जी ये जो रोज सुबह सुबह सुभाषित संस्कृत में डाल देते हैं, ये ब्राह्मणवाद को फैलाने का कार्य करते हैं। ब्राह्मण धर्म के अधीन, स्वराज के अधीन कार्य करते हैं, ये स्वशासन के अधीन कार्य नहीं करते हैं। ये बेड़ियों के गुलाम हैं। ये क्या बात करेंगे आप लोगों से? ये क्या न्याय दिलाएंगे आप लोगों को? उन आर्य समाज के लोगों से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? उन मूल निवासियों को जो पूर्व वैदिक काल से आज पीड़ा झेल रहे हैं। आर्य आक्रमण हुए उनके ऊपर, महाजनपद काल के समानता के सुधारों को आर्यों द्वारा कुचल दिया गया और जातियों में बांट दिया गया। जातियों के पश्चात गरीबी में जीवन जीने के पश्चात भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें संस्थाओं में मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाए, बराबरी का अधिकार प्राप्त हो जाए। आरक्षण मांग भी लेंगे तो क्या होगा? क्या आरक्षण आपको पूरी तरीके से अधिकार दे पाएगी, शासन सत्ता का अधिकार दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के पूर्व वैदिक काल के निवासियों को कभी भी शासन सत्ता में पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। और यह मैं लिख के दे सकता हूं। भले ही आप बाबा भीमराव अंबेडकर को समाज सुधारक मानते हैं दलित समाज का, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं मानता हूं। मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का एक बकरा मानता हूं, जिनके गले में माला पहनाकर संपूर्ण दलित आदिवासी जनजाति समाज को मूर्ख बनाया गया है। बताइए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस मंच से भाषण दिए, उस मंच की शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया गया। मानवता के साथ इतना भद्दा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है कि मानव मानव से भेद करता है। अरे क्या खून में कोई भेद है? क्या रंग भेद से आप भेद कर लेते हैं? क्या किसी की जाति और समाज से कोई भेद होता है? सब तो मनुष्यों ने बनाया है। क्या ईश्वर ने कोई भेद बनाया है? ईश्वर तो अपने हर एक बच्चे से बराबर का प्रेम करता है। फिर ये भेद करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, औरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, डिप्रेस्ड दिखाना चाहते हैं, उनको मानसिक रूप से दबाकर और शासन सत्ता में अधिकार जमाए रखना चाहते हैं। और आज समय है कि दलित समाज संपूर्ण पूर्व वैदिक काल का निवासी समाज उठे, जागे और यह समझे कि उन्हें धोखा अपने ही लोगों को चेहरा बनाकर दिया जाता है। उनके ही समाज के लोग खड़े होते हैं और आर्य ब्राह्मणों के माला पहनकर और धोखा देते हैं। और यह धोखा बाबा साहब अंबेडकर के समय भी हुआ है। और मैं नहीं विश्वास करता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने और दलित समाज के साथ न्याय किया था। अगर न्याय किया होता तो आज भी दलित समाज उसी परिस्थिति में नहीं होता जैसे 1947 के समय था। आज से 1947 से लेकर आज तक दलित समाज वहीं का वहीं है। उसमें जो मूलभूत अंतर आया है कि रोजगार गारंटी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार में चली उससे लाभ मिला है और कुछ सरकारी मुफ्त की योजनाओं से लाभ मिला है। उसके अलावा दलित समाज में बहुत अंतर नहीं आया। आज वो शिक्षा मोबाइल से प्राप्त करने लगा है तो थोड़ा बहुत आगे ऊपर उठ रहा है और बातें करने लगा है, चर्चा करने योग्य बन गया है। यह तो भारतवर्ष की स्थिति है। जो भी आया है सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों ने ही अपने समाज को लूटा है। नेता सबसे पहले अपने समाज को लूटता है, उसके बाद देश लूटता है। और यही हर समाज के साथ हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है। और यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था न्याय नहीं कर सकती है। आज जब इलेक्शन कमीशन विभिन्न प्रदेशों में चुनाव से पूर्व मुफ्तखोरी को नहीं रोक रहा है, बिहार में मुफ्तखोरी हुई, 10-10 हजार रुपए चुनाव से पूर्व दिए गए, फ्री बीज देकर वोट खरीद लिए गए, जस्ट चुनाव से पहले सारे वोट खरीद लिए गए। जब वोट खरीद लिया जाएगा तो नेता 5 वर्ष काम नहीं करेगा, वो गांजा फूकेगा और 5 वर्ष बाद अंतिम समय में 10 हजार रुपए देकर वोट खरीद लेगा। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? यह लोकतंत्र नहीं है, यह अलोकतंत्र की प्रत्यक्ष निशानी है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 50 हजार रुपए देने की घोषणा कर रहा है, जिसमें वह 20 हजार रुपए चुनाव से जस्ट पहले देने की बात कर रहा है। यह 20 हजार रुपए जब महिलाओं में बांट दिया जाएगा तो महिलाएं उससे प्रभावित होकर वोट देंगी। यह सीधा सीधा वोट खरीदना हुआ और ना इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आवाज उठाएगा, ना इलेक्शन कमीशन आवाज उठाएगा और वोट खरीदा जाएगा। क्या यह लोकतंत्र है?
क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? या अलोकतंत्र है, या पूर्ण रूप से अलोकतंत्र है। और इसीलिए मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि आज सीधा सीधा वोट खरीदा जा रहा है। सब देख रहे हैं, मौन है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। 5 साल नेता गांजा फूकेंगे और अंतिम के वर्ष में आके अंतिम चुनाव से पूर्व 10-10, 20-20 हजार बांट के वोट खरीद लेंगे। क्या यह राष्ट्र के विकास का आधार है? क्या यह राष्ट्रीय नीति है? क्या इस प्रकार राष्ट्र और देश का निर्माण करेंगे, राज्य और देश का निर्माण करेंगे? क्या यही नीतियों के आधार पर भारतवर्ष विश्व गुरु बनने का स्वप्न देखता है? क्या यही आरएसएस की विचारधारा है? क्या यही बीजेपी की विचारधारा है? क्या यही विपक्ष इलेक्शन कमीशन को अपने दबाव में ला पा रहा है? क्या यही सुप्रीम कोर्ट न्याय कर पा रहा है? संपूर्ण लोकतांत्रिक ढांचाएं अलोकतांत्रिक हो चुकी हैं और यहां पर किसी भी प्रकार का न्याय किसी भी समाज को प्राप्त नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं यह कहता हूं कि आप सभी यह भूल जाइए कि यह संविधान आपको न्याय देगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको न्याय देगा। यह पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था है, अलोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, अलोकतांत्रिक संविधान है। अगर लोकतंत्र चाहिए तो उसके लिए मेरे पास आइए। मेरे पास पूरी ढांचागत व्यवस्था है, एक नवीन व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर जाति, हर धर्म के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के आधार पर प्राप्त हो सकता है। मेरे पास ऐसी रूपरेखा है, मैं पूरी ढांचागत व्यवस्था का निर्माण करके रखा हूं, पूरी रूपरेखा मेरे पास है। जब आप कहेंगे मैं तब उसको बता सकता हूं और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता हूं जहां हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होगा, हर जाति को उसका अधिकार प्राप्त होगा, हर समाज को उसके जनसंख्या के आधार पर अधिकार प्राप्त होगा। और कोई भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला, चमार, अहिर, भर, कोई भी जाति हो, सब, मुसलमान, ईसाई, सभी जाति और धर्म को बराबर का अधिकार, उसके जनसंख्या के आधार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था का मैं निर्माण कर सकता हूं और मेरे पास रूपरेखा है। लेकिन मैं अपनी रूपरेखा अपने पास रखा हूं क्योंकि आजकल भारतवर्ष में बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि समझदार लोग पहले राष्ट्र निर्माण कर लें, विश्व गुरु राष्ट्र को बना लें, उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तो हमको मौका मिलेगा तो हम कार्य करेंगे। इसी के साथ अलोकतांत्रिक लोकतंत्र के विषय पर चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।